हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर उस्मान अख्तर। उम्मीद है आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वो जा रहा हूँ वो है हाउ टू स्टार्ट राइटिंग अ थीसिस। अगर आप बैचलर में हैं, मास्टर में हैं, पीएचडी में हैं, आपको अपनी डिग्री के लिए थीसिस लिखना लाजमी होगा। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। 4 से 5 स्लाइड्स हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। चलें स्टार्ट करते हैं कि थीसिस लिखने से पहले आपको किन पॉइंट्स का या थीसिस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कि आप जब अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं तभी आप अपना माइंड बना लें कि आपने थीसिस लिखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने थीसिस लिखना ही लिखना है। तो इसलिए आपको रिसर्च के दौरान थीसिस साथ साथ करना है। अब वो थीसिस आप कैसे करेंगे अपनी रिसर्च के साथ साथ? अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास ये नहीं होता, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन ये स्लाइड्स हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स पे आपने अमल करना है और आपका थीसिस आपकी रिसर्च के साथ साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड्स की। अगर आप कोई भी मेथड हो आपका, सपोज़ आपने डाटा कलेक्शन करनी है, सपोज़ आपने कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क करना है, सपोज़ आप फार्माकोलॉजी में या आप फार्मास्यूटिक्स में हैं या फार्माकोग्नोसी में है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट लगाना है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट लगाएंगे तो उसका आपको प्रोटोकॉल होगा। सपोज़ आपने एनिमल्स हैं आपके, ठीक है, तो आप अपनी हेडिंग बताएं, एनिमल, कितने एनिमल्स हैं, कितने मेल थे, उनका वेट क्या था, प्रॉपर, और उसे रीफ्रेश करके आपने जैसे थीसी में लिखते हैं वो आपने लिख लेना है कि जी मैं एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाया है, एनिमल हाउस में रखे हुए हैं, उन्हें इन्वायरमेंट और ह्यूमिडिटी उनकी ये है, ये 3-4 लाइनें हैं, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद जब आप उस पर एक्सपेरिमेंट लगाते हैं या उन्हें कोई मेडिसिन देते हैं तो वो आपने अलहदा जो आपकी हेडिंग होगी उसमें आ जाएगा। रीफ्रेश करके रेफरेंस दे के आपने उसे रख लेना है। ये आपका मेथड तैयार हो गया। उसके बाद जब आप उसको एनालिसिस करेंगे या जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो उसकी आपने फिगर्स और टेबल्स बना लेने हैं, ठीक है। कुछ लोग करते हैं वो आप अपनी रफ़ कॉपी पे या नोटबुक पे नोट कर लेते हैं वैल्यूज़, उसके बाद अंदाज़ा ही लगा रहे होते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। वैल्यू से अंदाज़ा नहीं हो सकता, ठीक है। आपने उस पर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर लगाना है, जिससे आपको रेंज का भी पता चलेगा कंट्रोल के साथ कंपैरिजन करने के बाद। तो इसलिए आपको मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उसके साथ ही आप टेबल्स और फिगर्स बना लें, ठीक है, ताकि ये फाइनल आपका जब थीसिस हो तो उसमें आपके पास पहले ही टेबल्स भी अवेलेबल हों और फिगर्स भी अवेलेबल हों। उसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। अगर तो एक्सपेरिमेंट आपका कामयाब हो गया है फिर तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, वरना आप उसकी ऑब्जर्वेशन अपने तक महदूद रखें और उस पर लिख लें कि इसमें क्या क्या गलती हो सकती है और क्या क्या आपने मिस्टेक की है, ताकि या किस वजह से एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया, ताकि आपको पता हो कि अगली दफ़ा आपने या जो आपने उस पर मॉडिफिकेशन करनी है तो वो आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर तो आपका एक्सपेरिमेंट काम कर गया तो आपने रिजल्ट्स लिख देने हैं कि आपकी इतनी इतनी वैल्यू है, कंट्रोल के साथ इसका इतना डिफरेंस है और इसके साथ पॉजिटिव कंट्रोल का इतना डिफरेंस है, नेगेटिव कंट्रोल का इतना डिफरेंस है, हमारे जो कंट्रोल है उसका स्टैंडर्ड के साथ क्या वैल्यू थी या है, ठीक है। तो वो आपका एक रिज़ल्ट बन जाएगा। रिज़ल्ट्स में आपने अपने रिज़ल्ट्स एक्सप्लेन करने होते हैं कि आपने फिगर्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और आपकी फिगर्स भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो फिगर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि फिगर देख के अगले बंदे को पता चल जाए कि नीचे रिजल्ट्स में क्या लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि आपने जब आपका ये चीज़ें हो जाएंगी तो आपने एंड पे क्या करना है, इन सबको इकट्ठा कर लेना है और फिर आपने ऑल फिगर्स और टेबल जो है वो आपने इकट्ठे कर दे। 3 से 4 हफ्ते लगेंगे उनके आपने साइज़, फॉर्मेटिंग और जो उन पे वर्टिकल और एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो सही कर लेनी है। और कोशिश करिएगा एक ही तरह के आप बनाएं, ठीक है। और जब आप दो पिक्चर्स को एडजस्टेंट लगाएं तो उनके साइज़ बराबर हों, ठीक है। जो उनके ऊपर नंबरिंग करें या ABC लिखें या जो भी आप करें उनके साइज़ बराबर हों, ठीक है। अगर वो बोल्ड हैं तो बोल्ड हों, ठीक है। ये चीज़ें जब आप अपने फिगर किसी पेपर में भेजते हैं तो वो भी ये चीज़ें बहुत गौर से देखते हैं कि वो एक तरह की हैं कि नहीं हैं।
उसके बाद आपने जब रिज़ल्ट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपने रिज़ल्ट पहले ही लिखे होंगे और आपने उन्हें एक्सप्लेन किया होगा, तो 2 वीक्स के अंदर आप अपने रिज़ल्ट लिख सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 वीक्स ले लें। उसके बाद आपने डिस्कशन लिखनी है। डिस्कशन में आपने अपने रिज़ल्ट्स को एक्सप्लेन करना है लिटरेचर के हिसाब से कि जी लिटरेचर में क्या क्या काम हुआ है और आपने उसे कैसे देखा, उसमें क्या फ़ायदे हैं और आगे क्या काम हो सकता है। तो ये सब कुछ डिस्कशन में आ जाएगा। ठीक है। बैचलर का हो वो तो उसकी डिस्कशन 2 से 3 पेजेस की होंगी। मास्टर्स और पीएचडी के लिए 7, 8, 10 सफ़ों में आप डिस्कशन अपनी क्लोज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने रिज़ल्ट पहले एक्सप्लेन किए होते हैं। इसमें आप अपनी फ़िगर्स जो आपने ऊपर रिज़ल्ट्स में दी हुई हैं उनका भी रेफरेंस दे सकते हैं, और जो बाकी आप लिटरेचर से रेफरेंसेस लेंगे तो उनको भी आपने डिस्कशन में लिखना है कि जी लिटरेचर में ऐसे हैं, मेरे रिज़ल्ट ऐसे आए हैं, या आपकी स्टडी दूसरी स्टडी से कैसे डिफरेंस है, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, दूसरों ने क्या ऑब्ज़र्व किया, और क्रिटिकल आपने रहना है। ठीक है। अब आप अपनी स्टडी में जितना क्रिटिकल रहेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब आप अपना थीसिस जब आप कोई पेपर जमा करवाते हैं किसी जर्नल में तो वो उसी तरह क्रिटिकल होंगे जिस तरह आप अब हैं अपने थीसिस के लिहाज से। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने आखिर में जो है इंट्रोडक्शन लिख लेना है। इंट्रोडक्शन में अब आपको ये भी पता है कि ये आपके रिज़ल्ट क्या हैं, डिस्कशन में आपने किस किस का रेफरेंस दिया है, तो आप फिर उसे इंट्रोडक्शन को उसी लिहाज से लिख सकते हैं और ये फिर आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि जो जो चीज़ें आपने रिज़ल्ट्स और डिस्कशन में लिखी हैं वो आपको लिटरेचर आसान होगा गूगल पे सर्च करना, तो आप इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। और एंड पे आपने अब्स्ट्रैक्ट लिखना है। अब्स्ट्रैक्ट हमेशा एंड पे लिखते हैं, क्योंकि आपने उसकी पूरी समरी होती है आपके थीसिस की। तो चले अगर मैं कंपैरिजन करूं कि सबसे पहले मटेरियल मेथड 1 वीक, क्योंकि आप रिसर्च के साथ साथ लिख चुके होते हैं, और उसके बाद आ जाए फिगर्स पे, उस पर 3 to 4 वीक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद रिजल्ट्स 2 वीक्स, डिस्कशन 1 वीक, और इंट्रोडक्शन 2 to 3 वीक्स। मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स में आपका इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन ज़्यादा लेंथी नहीं करना, उसके अंदर आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो आपके थीसिस में हो ही ना। इंट्रोडक्शन होता है जो आपके रिजल्ट, डिस्कशन और जो भी है कुछ आपने एक्सप्लेन किया है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है उस स्पेसिफिक, वो आपने लिखना है। ठीक है। और अगर हम इसे कंपैरिजन करें एब्स्ट्रैक्ट एंड पे आपने 1 वीक मैक्सिमम ग्रामर वगैरह की गलतियाँ निकाल के ये आपका तैयार हो जाएगा। ये टोटल टाइम फ्रेम है। और जब चैप्टर्स की नंबरिंग करें तो सबसे पहला चैप्टर आता है एब्स्ट्रैक्ट का, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, यानी उसका चैप्टर बनाना है। उसके बाद मटेरियल मेथड का आ जाएगा, रिजल्ट्स और फिगर्स जो हैं वो आपकी आ जाएंगी, और एंड पे डिस्कशन आ जाएगी। तो ये चैप्टर वाइज 1, 2, 3 इस तरह होता है कि सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। उसके बाद रेफरेंसेस का आ जाता है छठा पॉइंट, छठा चैप्टर, और रेफरेंसेस में आपने सारे रेफरेंसेस लिखने हैं, और ये टोटल आपने रीफ्रेजिंग लाजमी करनी है। उसके बाद क्योंकि जब आप प्लेजरिज्म चेक करेंगे तो वो 15 से 5 to 6% होनी चाहिए। ठीक है। यानी 5 से 15% के दरमियान में होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी कहती है 10% से कम होनी चाहिए, कुछ कहती है 20 से कम होनी चाहिए। तो आप 5 to 15 रखें, ताकि आपकी फिर जब आप चेक करेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा कम आएगी। तो इसलिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक का पेज भी है, इस चैनल का भी है, आप मुझे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के कमेंट्स में मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहें थीसिस से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो पूरी देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।